नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 12वीं कक्षा की जो वितान पुस्तक है उसका पाठ 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग पाठ का सार करेंगे, क्योंकि पाठ का आकार वैसे बहुत बड़ा है और बच्चे उसको देख के घबरा जाते हैं। अगर मैं सार बताऊंगी आपको तो उसी में पूरे पाठ का निचोड़ आ जाएगा, और आप अगर उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपके लिए कोई समस्या भी नहीं आएगी। इसका लेखक का जीवन परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वितान से जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो केवल 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू नहीं आते। इसलिए इसका लेखक परिचय ना करके हम सीधा पाठ का सार करेंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं सिल्वर वेडिंग पाठ का सार। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग यानी जब किसी के विवाह को 25 वर्ष हो जाते हैं तो उस सालगिरह को हम सिल्वर वेडिंग बोलते हैं। इसी पर आधारित है ये पूरा पाठ, और पाठ बहुत ही अच्छा और रोचक है। हाँ, इसका आकार थोड़ा बड़ा है और बच्चे उसी को देखकर घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा पाठ है, इसके प्रश्नोत्तर कैसे याद होंगे। बहुत ही आसान है। मैं आपको ये पाठ का सार इस तरीके से सुनाऊंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह का व्यक्ति तो हमने देखा हुआ है। जिस तरह के इस पाठ के पात्र हैं वैसे पात्र हमारे चारों ओर भी हमें मिल जाएंगे ढूंढने से। अगर आप ढूंढोगे इस पात्र को ध्यान में रख के तो आपको भी ऐसे कई किरदार मिल जाएंगे जिनकी सोच इस पात्र की तरह है। तो शुरू करते हैं सिल्वर वेडिंग पाठ का सार। सिल्वर वेडिंग पाठ का शारदूत पाठ है। इसके मुख्य पात्र हैं यशोधर पंत, वाईडी पंत भी बोलते हैं शॉर्ट में उनको, और उनके मित्र हैं कृष्णानंद, वैसे कृष्णदा बोलते हैं उनको, नाम उनका वास्तव में कृष्णानंद है, कृष्णदा। तो हम शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत दिखाते हैं। जो हमारे यशोधर बाबू हैं वो सेक्शन अधिकारी हैं, अपने केबिन में बैठे कोई फाइल पूरी कर रहे हैं, और जब 5:30 हो जाते हैं, वैसे देखो दफ्तर का समय कितने बजे तक का होता है, 5 बजे तक का, लेकिन ये बहुत ही कर्तव्य परायण व्यक्ति है, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करने वाले हैं, तो अपनी फाइल पूरी कर रहे हैं। 5:30 बज जाते हैं, और जब सेक्शन अधिकारी 5:30 बजे तक बैठा है तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी बैठना पड़ेगा। जैसे ही फाइल पूरी होती है तो वाईडी पंत जी घड़ी की तरफ देखते हैं तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हो रहे हैं और इनकी घड़ी में 5:30 हो रहे हैं। तो ये जब फाइल पूरी करके बाहर निकलते हैं तो इन्होंने एक अपने जो मित्र थे कृष्णानंद, जो मैं बता रही हूँ, कृष्णदा उनको वैसे बोलते थे, कृष्णानंद जी को वो अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के द्वारा जो वो बताते थे उन्हीं को अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारते थे। उनका यही मानना था कि दिन भर बेशक हम कितने ही काम करें, कितनी परेशानी हो, लेकिन चलते वक्त अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ थोड़ा हंस बोल लेना चाहिए, हंसी मजाक कर लेना चाहिए, और वही वो निभाते आ रहे हैं। जैसे बाहर आते हैं तो कर्मचारी बाकी बैठे होते हैं तो वो हंस के कहते हैं, देखिए आपकी तरह आपकी घड़ी भी सुस्त है। अर्थात घड़ी में 5:25 है और इनकी घड़ी में 5:30 बजे है। तो वो मजाक करे, एक तरह से कटाक्ष भी है कि वो सुस्त है तो घड़ी भी सुस्त है। इस पर उनके दफ्तर में ही एक है मिस्टर चड्डा, जो सीधे असिस्टेंट ग्रेड से सिलेक्शन होके उनकी नियुक्ति हुई है। वो थोड़ा सा मजाक करते हैं कि बाबूजी आपकी घड़ी पुराने जमाने की है, वो शायद सही नहीं चल रही होगी, तो टाइम तो अभी 5:30 है, घड़ी पीछे नहीं है, ठीक है हमारी। इस पर वो बड़ा जवाब देते हैं उनकी बात को सुनते हुए, कहते हैं हम पुराने जमाने के, हमारी घड़ी पुराने जमाने की, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि अब भी मिनट टू मिनट राइट समय देती है, सही समय देती है। इस पर वो चड्डा जी और नजदीक आ जाते हैं उनके, और उनका हाथ पकड़कर घड़ी देखने लगते हैं, जो कि यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो अपने सीनियर अधिकारी को साहब कह के बुलाते थे, और ये जो चड्डा ये तो हाथ ही पकड़ रहा है, उनके हिसाब से तो ये धृष्टता है। क्योंकि जो वाईडी पंत है ये अपनी परंपराओं को, पुरानी संस्कृति को ज्यादा महत्व देते हैं, कि जिस प्रकार वो रहते थे ये चाहते हैं कि आगे भी लोग उसी तरह उनका आदर करें जैसे ये अपने सीनियर का आदर करते थे। और फिर वो जो चड्डा मजाक उड़ा के कहते हैं कि आपकी जो ये घड़ी है तो बाबा आदम के जमाने की घड़ी है, एक नई घड़ी ले लो, डिजिटल घड़ी आजकल आती है। तो इस पर यशोधर बाबू कहते हैं कि नहीं, ये मेरी घड़ी बिल्कुल सही है और मुझे ये मेरी शादी में मिली थी। अब दूसरे एक और बाबूजी थे उनके दफ्तर के ही, वो पूछ बैठते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी।
तो वो बताते कि मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। इतना बताना था कि जो उनके दफ्तर में वो थे एक दूसरे अधिकारी, वो तुरंत हिसाब किताब लगा के कहते हैं आपको तो आज सिल्वर वेडिंग है, शादी की सालगिरह मुबारक हो। इस पर ये थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, कहते हमारे में ये परंपरा कब से होने लगी, ये सालगिरह हम कब से मनाने लगे, हमारे में तो ये रीति रिवाज नहीं है। तो कहते हैं ये तो आप ना टालने का बहाना कर रहे हो, पार्टी दीजिए, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है। तो इस पर उनकी आदत थी उन्होंने कि वो कर्मचारियों के साथ थोड़ा बहुत हंस मजाक कर लेते थे। तो वो 10 रुपए का नोट निकाल कर उनको देते हैं कि कहते हैं कि ये लो और कर लो आपको जो पार्टी करनी है। तो दूसरा तुरंत कहता है कि बाबूजी 10 रुपए से तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ और पैसे निकालिए, चाय मट्टी का जुगाड़ो। ऐसे इसलिए कहते हैं कि सबको पता होता था कि यशोधर बाबू के पर्स में हमेशा लगभग 100-150 रुपए रहते थे, क्योंकि खर्चा उनका कुछ था नहीं, पैसे उनके पास होते ही थे, इसलिए वो उनसे तुरंत 10 रुपए का नोट लेके और पैसे की मांग कर लेते हैं। अब यशोधर बाबू क्या करते हैं, 10-10 रुपए के 2 नोट और दे देते हैं, कहते ये लीजिए ठीक है, आप कीजिए पार्टी वार्टी और मैं चलता हूँ। इस पर वो सब उनको रोकने का प्रयास करते हैं कि आप भी बैठिए हमारे साथ और आप भी आनंद लीजिए पार्टी का। इस पर वो मना कर देते हैं, क्योंकि कृष्णदा बाबू भी यही कहते थे। कृष्णदा मैं बता रही हूँ, इनके दोस्त जिनको ये अपना आदर्श मानते थे कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, लेकिन कभी भी उनके साथ बैठकर खाना नहीं चाहिए। ये उनके ही बातों को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं की बातों पर चलते थे, तो वो मना करके वहां से चल देते। आजकल यशोधर बाबू पैदल ही दफ्तर आते हैं, पहले वो साइकिल पर आते थे, लेकिन जैसे ही उनकी तरक्की होती है, वो सेक्शन अधिकारी बनते हैं, तो उनके बच्चे इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि आप साइकिल पर मत जाया करो, साइकिल पर ना जाए। बस में भी मना करते हैं क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार सही नहीं है। स्कूटर यशोधर बाबू जी को सही नहीं लगता, वो समहाउ इम्प्रॉपर बताते हैं। और गाड़ी जब वो उसका खर्च वहन ही नहीं कर सकते तो उसको लेने की क्या जरूरत है। इसलिए उन्होंने बच्चों की बात को मानते हुए और अपनी बात को बीच में रखते हुए पैदल ही दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहते बच्चे साइकिल और बस में आने नहीं देते हैं, गाड़ी वो चलाने खर्च सहन नहीं कर सकते, और स्कूटर समहाउ इम्प्रॉपर। अब मैं एक बात बताना चाहूंगी आपको, समहाउ इम्प्रॉपर यशोधर बाबू जी का तकिया कलाम है। ये एक प्रश्न भी बन सकता है आपका कि तकिया कलाम क्या होता है। तकिया कलाम अर्थात यशोधर बाबू बात बात में इस शब्द को बोलते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। तकिया कलाम वही होता है बेटा जब कोई व्यक्ति किसी बात का आदी हो जाता है और हर बात में उसको दोहराता है। जैसे कईयों की आदत होती है ओके बोलने की बात बात में या राइट बोलने की। आपने कई बार फिल्में भी देखी हैं, उनमें भी कई कलाकार होते हैं, वो किसी डायलॉग को बार बार दोहराते हैं, उनका वो डायलॉग होता है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी मैं गम वो खुश हुआ, वो बात बात में इसी को बोलता है। तो ये एक तकिया कलाम है। यहाँ इस पाठ में यशोधर बाबू जी का भी एक तकिया कलाम है। ये हर बात में समहाउ इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब जब उनको कुछ सही नहीं लगता था वो उसको समहाउ इम्प्रॉपर ही कहते थे। इस वजह से बच्चों की बात और अपनी बात को बीच में छोड़ते ही वो क्या करते हैं, पैदल आना जाना शुरू कर देते हैं। तो उनका अब क्या नियम बना है, दफ्तर आते हैं, दफ्तर से वो सीधे बिड़ला मंदिर जाते हैं, वह ध्यान करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। उसके बाद वो पहाड़गंज निकलते हैं, पहाड़गंज से साग सब्जी खरीदते हैं घर के लिए। अगर किसी से मिलना मिलाना होता है तो वो वहीं मिल लेते हैं, और इस तरह करते करते वो 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। हालांकि दफ्तर छूटता है 5 बजे, लेकिन वो घूमते फिरते 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे तो वो थोड़ा जल्दी चले जाते थे, बच्चों की पढ़ाई में उनकी सहायता करते थे तो वो जल्दी निकल जाते। लेकिन अब जब से बच्चे बड़े हुए हैं तो उनका ये दिनचर्या बदल चुकी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण, ये मैंने लिखा है उसका नाम, एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गया है। उसकी तनख्वाह 1500 रुपये महीना है। वो भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती है कि उनको उसके बेटे को शुरुआत में ही 1500 रुपये महीना मिल रही है, और ये रिटायरमेंट पर पहुंच गए तब जाकर इनकी तनख्वाह कुछ ना कुछ तो पेंच है। हालांकि इनके तीनों ही बच्चे तीन बेटे और एक बेटी बहुत ही प्रतिभाशाली है। बड़ा बेटा भूषण एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग चुका है, 1500 रुपये महीना उसकी तनख्वाह है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, एक बार उसकी सिलेक्शन हो चुकी है, अलाइड सर्विस में उसका नाम आ चुका है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो रैंक अच्छा नहीं समझ रहा है।
यशोधर बाबू को ये बात भी समझ में नहीं आ रही है कि जब उसका सिलेक्शन हो चुका है तो वो नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करता, वो दोबारा से तैयारी कर रहा है अच्छा रैंक लेने के लिए। तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका गया हुआ है पढ़ाई करने के लिए, और इनकी बेटी है वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो बच्चे इनके चारों ही प्रतिभाशाली है, लेकिन जैसे कहते हैं ना बच्चे बड़े होते हैं उनके विचारों में बदलाव आता है, आधुनिक विचारों वाले बच्चे हैं, और यशोधर बाबू है वो परंपरावादी है, अपनी संस्कृति को मानते हैं। तो बच्चों के और इनके विचारों में मतभेद हो जाता है, बात बात में मतभेद होता है, इसलिए ये अब 8 बजे तक घर पहुंचते हैं ताकि उनसे किसी बात पर मतभेद ना हो। तो ये उनकी दिनचर्या बन चुकी है, घर से निकलते हैं और रात को 8 बजे पहुंचते हैं। तो आज की बात हम करते हैं क्योंकि आज तो उनकी सिल्वर वेडिंग है ना। तो 5:30 बजे दफ्तर से निकले और पहुंचे बिड़ला मंदिर, वहां पर प्रवचन चल रहा था, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन में इनका ध्यान नहीं लग रहा है, उनका मन थोड़ा सा उछट रहा है, और जैसे ही प्रवचन में जनार्दन शब्द आता है तो इनका ध्यान और अपने जीजा की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जीजा का नाम है जनार्दन जोशी, वो बीमार है और उनको मिलने के लिए इन्हें अहमदाबाद भी जाना है, और इनका ये मानना है कि हमें अपने रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास आते जाते रहना चाहिए, उनका हालचाल पूछते रहना चाहिए। लेकिन इनके बच्चे इस बात के भी खिलाफ है, वो कहते हैं कि आप ही निभाते हो ये रिश्तेदारी सगे संबंधी वाली, बल्कि अपने रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार कोई भी ऐसा नहीं करते। इस बात से इनको बहुत गुस्सा आता है। और एक बार तो हद हो गई जब इनके बेटे भूषण ने बुआ को पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि हमारे संस्कृति क्या है, हमारे त्योहारों पर बहन को, बेटी को शगुन दिया जाता है, नेक दिया जाता है, त्योहारों पर उनके यहाँ भेजा जाता है सामान, और उसी के लिए यशोधर बाबू ने बेटे को कहा था। लेकिन जो बेटा है वो इस बात को नहीं मान रहा है, उसने कह दिया कि बुआ को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात से यशोधर बाबू बहुत नाराज हुए, कहते आज भी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है समाज में कि आज भी अगर वो किसी से कहे ना तो 100 रुपए हाथ के हाथ ले आएंगे। तो इस बात से उनके आपस में मतभेद है। अब इनकी पत्नी वो क्या है, यशोधर बाबू अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनकी पत्नी है वो बच्चों का पक्ष लेती है। उसका भी ऐसे ही मानना है कि उसके साथ सही नहीं हुआ, उसके साथ भी भेदभाव हुआ है, तो वो बच्चों को भी बताती है कि किस तरह वो संयुक्त परिवार में उसने कितने अन्याय सहन किए हैं, परिवार के वो सहन किए हैं, तो बच्चे उनका माँ का पक्ष लेते हैं। हालांकि यशोधर बाबू को पता है कि उनके बच्चे प्रतिभाशाली है, लेकिन अपनी बातों को भी वो आगे रखते हैं कि वो मेरे बात मान लें, इसलिए वो बच्चों के साथ उनके विचार मिलते नहीं है, आपस में मतभेद होते हैं। जब वो वहां से चलते हैं, उनके प्रवचन में मन नहीं लगता, तो वो चलते हैं पहाड़गंज की ओर, सब्जियां वगैरह खरीदते हैं। जब वहां से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको वो जगह दिखाई देती है जहाँ कभी उनके सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे, जहाँ कृष्णदा रहते थे, इनके मित्र। कृष्णदा इनके आदर्श है। यशोधर बाबू पूरा अपना जीवन उनके आदर्शों पर ही निर्वाह कर रहे हैं। वहां जाकर यशोधर बाबू को उनकी याद आती है जब वो उनके पास पहली बार आई थी। मैं आपको बताऊंगी, यशोधर बाबू हैं, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो अपनी बुआ के पास रहने के लिए गई थी। इनकी बुआ विधवा थी, उसका ज्यादा लंबा चौड़ा परिवार नहीं था, वहीं पर उन्होंने रहकर मैट्रिक पास की, और मैट्रिक पास करने के बाद ये दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में कृष्णदा जी जो थे, इनके दोस्त, वो क्वार्टर लेके रहते थे, उनकी नौकरी लगी हुई थी। तो गांव के जितने पहाड़ी इलाके के जितने भी लोग आते थे, उनका ठौर ठिकाना कृष्णदा का घर ही होता था। ये तो होता ही है, हमारे कोई जान पहचान का होता है तो सबसे पहले हम उनके वहीं जाते हैं, अनजान जगह पर। इसी तरह सब उनके पास ही आते थे। जो कृष्णदा थे वो अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उनके क्वार्टर में जो भी थे वो आते थे, सबसे पहले उनके पास रहते थे और वहीं पर रहकर अपना गुजारा करते थे। उसके बाद अपनी अपनी नौकरी करते थे या कहीं भी वो एडजस्ट हो जाते थे। तो यशोधर बाबू जब 10वीं पास करके पहली बार दिल्ली आए थे तो कृष्णदा के पास ही आए थे, उनके क्वार्टर में ही आकर ठहरे थे। जब यशोधर बाबू आए थे तब उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, सरकारी नौकरी के योग्य वो नहीं थे। ऐसे में कृष्णदा बाबू ने क्या किया, उनको वापस गांव जाने के बजाय अपने पास ही रख लिया कि रसोई में तुम काम करो, और उसके बदले में उनको 50 रुपए भी दिए कि घर में भेज दो, और उनको पजामे कुर्ते का कपड़ा भी ला के दिया, यहाँ पर रहो और बनाओ, खाओ और आराम से रहो। कृष्णदा बाबू की रसोई का एक नियम था, मिलके लाओ, मिलके बनाओ और मिलके खाओ।
अर्थात क्योंकि वो खुद तो अविवाहित थे और जो उनके पास रहते थे वो भी पुरुष होते थे, सिंगल होते थे, परिवार तो नहीं होता था, तो वो सारे मिलजुल के अपना खर्च करके सामान लाते थे, बनाते थे और मिलजुल के ही खाते थे। जब यशोधर बाबू की आयु होगी नौकरी के योग्य, तो कृष्णदा बाबू ने ही इनकी सहायता की, इनको नौकरी दिलवाने में, और अपने अधीन ही इनको नौकरी दिलवा दी और उनके मार्गदर्शन में ही फिर ये आगे बढ़े। इस प्रकार जो यशोधर बाबू है कृष्णानंद जी को अपना आदर्श मानते थे, उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने मन में धारण करते थे और उसी प्रकार जीवन निर्वाह करते थे। अब जब वो देखते हैं तो उनको बड़ा ये होता है कि काश मैं भी कृष्णानंद की तरह अविवाहित ही रहता, विवाह करता ही ना, क्योंकि कृष्णदा अविवाहित थे और बच्चे यशोधर बाबू ने विवाह किया तो उनके साथ बच्चों का मतभेद है, इसलिए वो सोचते हैं काश मैं अविवाहित ही रहता। लेकिन फिर उनको याद आता है कि जो कृष्णदा अविवाहित थे वो रिटायरमेंट के बाद वो सुखी नहीं रहे। रिटायरमेंट तक तो क्वार्टर में थे, कुछ समय बाद फिर वो पास में एक राजेंद्र नगर पड़ता है, वहां किराए पर रहे, 6 महीने भर रहे होंगे, उसके बाद वो गांव चले गए। गांव जाने के बाद कोई साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और किसी को ये भी नहीं पता कैसे हुई, क्या कारण था। तो उनका जीवन भी ज्यादा सुखी नहीं था। जब वो अपने पैतृक गांव में चले गए तो वहां पर जाने के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि परिवार में कोई था नहीं, अविवाहित वैसे थे, कोई देखरेख करने वाला नहीं था, कोई सेवा करने वाला नहीं था, तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब किसी से पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लोगों ने जानने की कोशिश की तो किसी को पता ही नहीं था कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। यशोधर बाबू ने स्वयं जब पता करने की कोशिश की कि कृष्णदा की मृत्यु कैसे हुई, तो उनको भी यही जवाब मिला होगा, जो हुआ होगा सो हुआ होगा, अर्थात किसी को पता ही नहीं किस बीमारी के कारण या किस कारण उनकी मृत्यु हुई। तो अविवाहित रहकर भी ज्यादा सुखी नहीं थी। यशोधर बाबू के बच्चों को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि वो हमेशा कृष्णदा के आदर्शों पर ही चलते थे। उनको अपने पिता से ये शिकायत थी कि उन्होंने डीडीए के फ्लैट के वो फॉर्म नहीं भरे ताकि अपना घर ले ले। लेकिन यशोधर बाबू हमेशा कृष्णदा की तरह ही कहते थे कि जो मूर्ख लोग हैं वो घर बनाते हैं और सियाने लोग घर में रहते हैं, क्योंकि कृष्णदा यही कहते थे कि घर खरीदना तो मूर्खता है, क्या जरूरत है घर खरीदने की, हमारा पैतृक घर है तो सही, गांव में वहां जाकर रहेंगे, नौकरी है तब तक तो सरकारी क्वार्टर है, उसके बाद अपने पैतृक घर में। लेकिन पत्नी, जब यशोधर की पत्नी कहती कि जब आप रिटायर हो जाओगे तब क्या करोगे, तो तब यही यशोधर बाबू के मन में एक आशा थी कि शायद उनके रिटायर होने से पहले उनका कोई बेटा सरकारी नौकरी में आ जाएगा तो उसको क्वार्टर मिल जाएगा। इस पर पत्नी कहती अगर नहीं मिली तो फिर कहते जो देखी जाएगी, और वो हंस देते थे। इस बात से पत्नी नाराज थी और उनके बच्चे भी नाराज थे कि वो भविष्य की परवाह नहीं करते। लेकिन यशोधर बाबू तो कृष्णदा को ही अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की तरह। जब कृष्णदा का क्वार्टर था और यशोधर बाबू नए नए आए थे तो वो क्या करते थे, होली गवाते थे, होली एक जनेऊ पूजन करवाते थे। एक रामलीला होती थी दिवाली के दिनों में, तो रामलीला करने जो लोग आते थे उनको अपना एक कमरा दे देते थे कि भी तुम जो कलाकार होते थे ये कमरा तुम ले लो, यहाँ पर अपना जो तुम्हें करना हो, अपना तैयार होना हो, उसके लिए कमरा खाली करके दे देते थे। तो वही बातें यशोधर बाबू भी निभाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वजह एक तो उनकी जब नौकरी लगी, उनको क्वार्टर मिला तो वो 2 कमरों का क्वार्टर था, और उसमें आए उनके साथ उनके ताऊजी और उनके ताऊजी के 2 बेटे और बहू और उनका खुद का परिवार। तो 2 कमरों के फ्लैट में 3 परिवार रहते थे। तो इस तरह रहना बहुत मुश्किल था और उनमें खर्चा भी होता था, जनेऊ बदलवाना, जनेऊ पूजन करवाना, होली गवाना, रामलीला करवाना, इनमें खर्चा भी होता है। तो बच्चों को इस बात से नाराजगी थी, वो नहीं चाहते थे कि यशोधर बाबू ये खर्च करें, क्योंकि रिटायरमेंट तक तो कृष्णदा करवाते थे, उसके बाद वो नहीं करवा सके, वो तो चले गए। जो कृष्णदा बाबू हर नए व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए स्थान देते थे। रिटायरमेंट के बाद उनके लिए किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ आकर रहो। स्वयं यशोधर बाबू भी नहीं कह सके, क्योंकि उनका जो 2 कमरों का जो फ्लैट था उसमें 3 परिवार रह रहे थे, तो वो कृष्णदा को रहने के लिए कह नहीं सकते थे। तो इस तरह उनके मन में ये भी बड़ा अफसोस था कि वो उनको अपने मानस पुत्र को, मानस पुत्र शब्द आया, मानस पुत्र मतलब आइडियल मैन, वो उनको अपने आदर्श को भी अपने घर में रहने के लिए नहीं कह सके। और बच्चों की इसी बात पर यशोधर बाबू के साथ शिकायत होती रहती।
बड़ा बेटा जब से विज्ञापन कंपनी में नौकरी लगा है वो तो कुछ ज्यादा ही हवा में बातें करने लग गया। क्यों? उसको 1,500 रुपये नौकरी मिल 1,500 रुपये तनख्वाह मिल रही है। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया, नए नए सामान लाना शुरू कर दिया। कभी टीवी लेके आ रहा है, कभी नए पर्दे लगा रहा है, सोफे लेके आ रहा है, और ऊपर से क्या ये भी नहीं कि लो मैं आपके लिए लाया हूँ बाबा आप देखा करो, ये मेरा टीवी है इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। इस बात से यशोधर बाबू को बहुत नाराजगी होती थी। और एक सबसे बड़ी नाराजगी क्या थी कि जब यशोधर बाबू के समय में कोई नौकरी लगता था तो अपनी पहली तनख्वाह अपने माता पिता के हाथ में रखते थे और बेटे ने उनको एक बार भी नहीं दी। हालांकि उनको भी पता है इस बात का कि तनख्वाह बेटे के हाथ में भी नहीं आई है, सीधी अकाउंट में आई है, लेकिन फिर वही बात मन को वो समझते हैं इस बात को कि बेटा दे ही नहीं सकता, कैसे देगा। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बात आती है कि कम से कम ज्वाइंट अकाउंट करवा सकता था कि पिताजी आपका और मेरा ज्वाइंट अकाउंट करा लेता हूँ और उसी में तनख्वाह आ जाएगी। तो यशोधर बाबू इन बातों को अब भी पकड़े हुए हैं। जो पुरानी परंपराएं, पुरानी संस्कृति हमारे उसमें चल रही थी उनको आगे बढ़ा रही है, लेकिन आधुनिकतावाद में ये सब पीछे छूटती जा रही है। बच्चे आधुनिक है, उन सब बातों को नहीं मानते। यशोधर बाबू को इस बात की बहुत शिकायत है कि बच्चे कुछ भी काम करने से पहले उनकी सलाह नहीं लेते हैं। कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इस बात पे बच्चे कहते हैं कि बाबा बताइए आपसे क्या सलाह ले, जब आपको उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है तो आपसे हम क्या सलाह ले। यहाँ पर बच्चे भी सही हैं, लेकिन यशोधर बाबू इन बातों को समझते हुए भी उस बात को पकड़े हुए हैं कि उनको उन संस्कृति को, उन परंपराओं को मानना चाहिए जो होते आई। हालांकि उनको बहुत संतुष्टि होती है जब कोई उनके बच्चों की तारीफ करते हैं कि आपके बच्चे तो बहुत काबिल हैं, योग्य हैं। जब उनके घर में पहली बार गैस का चूल्हा आया, देखो यशोधर बाबू हर बात के लिए मना करते हैं, पुरानी बातों को ही अपनाना चाहते हैं। पहली बार जब गैस का चूल्हा आया तो उसके लिए भी उन्होंने नखरा किया कि मुझे तो ये रोटियां कुछ सही नहीं लगती, गैस बनती है इनसे। हालांकि गैस हर घर में थी, लेकिन उनको वो चीज नहीं पसंद आई। फिर उनके घर में जब पहली बार फ्रिज आया तो वो भी उनको सही नहीं लगा कि हमें ताजा खाना चाहिए, बासी तो खाना ही नहीं चाहिए, और ये मशीन तो बनी है बासी खाना खाने के लिए, तो ये हम क्यों लाए, ये तो गलत है, समाव इम्प्रॉपर है। लेकिन कई बार जब उनके रिश्तेदार उनके घर आते थे और फ्रिज का ठंडा पानी पीकर उनको बड़ा अच्छा लगता था और तारीफ करते थे, तो उनको अपने बच्चों पर गर्व भी होता था, लेकिन उन्हें अपने बच्चों से शिकायत भी थी। ये दुविधाएं उनके मन में चल रही थी। तो आज आगे बढ़ते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पहाड़गंज से सब्जियां लेते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि जो उनका जो घर है, बाकी आसपास की इमारतें टूट गई है। जो पुराने क्वार्टर थे उनको तोड़ दिया गया और उनकी जगह बहुमंजिला इमारतें बन रही है। और वाईडी पंत यानी कि यशोधर बाबू को भी बड़े क्वार्टर देने के लिए सरकार ने कहा था कि आप दूसरे क्वार्टर ले लो क्योंकि यहाँ से तोड़ रहे हैं। लेकिन इनको इस जगह से इतना लगाव था कि इन्होंने एक पुराना क्वार्टर ही अलाट करवा लिया कि मैं यहाँ से जब तक ये है तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। वहां पर सारे चारों तरफ टूटे फूटे थे, 1-2 क्वार्टर ही सही थे। वहीं उन्हीं में से एक इनका था, वाईडी पंत, इस पर नेम प्लेट लगी हुई थी। अब यशोधर बाबू 8 बजे बजते बजते घर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि उनको अपना घर पहचान में ही नहीं आता। कुछ अलग सा ही माहौल लगता है घर के पास। क्या देखते हैं, कुछ स्कूटर खड़ी हैं, कुछ मोटरसाइकिल, एक कार भी खड़ी है उनके घर के सामने, और घर को रंगीन गुब्बारों से सजाया हुआ है, रंगीन कागज की झालरों से घर को चारों तरफ से सजाया हुआ है। उन्हें समझ ही नहीं आता। एक बार तो उनको लगता है वो गलत आ गया, लेकिन फिर देखते हैं अपने नेम की प्लेट, नहीं, घर तो मेरा ही है। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा दिखाई देता है, भूषण, जो कार में एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति उनके बेटे भूषण को कहता है कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर्स, यानी कि अपने पिता को मेरी शुभकामनाएं देना। उनकी पत्नी भी खड़ी है वहीं पर, उनकी बेटी भी खड़ी है। पत्नी ने ऊंची एड़ी के सैंडल पहने हुए हैं, बालों में मेहंदी लगा रखी है, लाली लगा रखी है, जो कि यशोधर बाबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष लेते लेते खुद मॉडर्न हो गई है, आधुनिक हो गई है, जो कि यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उनका मानना है उनकी पत्नी क्या करती है, बिना बांह के ब्लाउज पहन लेती है, बालों में खिजाब, मेहंदी लगाती है, लाली लगाती है, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती है और रसोई से बाहर आके दाल भात खाती है। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता, तो वो उनपे कटाक्ष भी करती है, शानियाल बुढ़िया,
चटाई का लहंगा, बूढ़े मुंह मुहां से वो अपनी पत्नी पर कटाक्ष करते हैं कि वो किस प्रकार अपना रंग बदल रही है, आधुनिक होती जा रही है। लेकिन इस पर उनकी पत्नी बच्चों का ही पक्ष लेती है और उनके कहने से ही वो भी आधुनिक हो रही है। उनकी जो बेटी है उसने जीन्स पहनी हुई है और बिना बाह का टॉप पहना है। यशोधर बाबू को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कई बार कहते हैं कि उनको तो ये सैंडो टाइप की बनियान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनकी बेटी है कि वो मानती नहीं है कहना। ज्यादा कुछ कहो तो वो गुस्सा करती है। विवाह के लिए तैयार नहीं है अब तक। विवाह के लिए कुछ भी कहते हैं तो सबको मना कर देती है। ज्यादा जबरदस्ती करते हैं तो धमकी देती है कि मैं भी चली जाऊंगी अमेरिका पढ़ने के लिए। तो बेटी भी कहना नहीं मान रही है। तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनकी पत्नी है, बेटी है, मेहमान आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन वो धीरे धीरे अंधेरे जब वो लोग चले जाते हैं वो घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं तो बड़ा बेटा भूषण एकदम हल्का सा झिड़कते हुए उनको कहता है कि बब्बा ये कोई टाइम है आपका आने का। इस पर वाईडी पंत हैरान, क्यों, क्या हुआ, मैं तो रोज इसी समय तो आता हूँ। फिर कहते हैं कमाल करते हो बब्बा, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है और आज ही आप लेट आ रहे हो। इस पर वो कहने लगे हमारे यहाँ कब से सिल्वर वेडिंग बनने लगी, हमारे यहाँ तो कोई संस्कृति नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, तो हम कब से पाश्चात्य संस्कृति अपनाने लगे। इस पर साथ में कहते हैं कि यशोधर बाबू जब से आपका बेटा 1500 रुपए महीने कमाने लगा है तब से ये सब भी मनने लग गया। तो इस बात साथ ही उनका जो पत्नी का भाई है गिरीश वो भी आ जाता है। वो कहता है मैं आज ही आपको याद कर रहा था, सुबह बैठा जब अखबार पढ़ रहा था मुझे याद आया कि आज तो आपकी सालगिरह है, मैंने आपको शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया तो आप घर पे नहीं थे। मैंने भूषण से बात की तो इस पर भूषण ने कहा हाँ ठीक है आज बाबा की सिल्वर वेडिंग है तो ठीक है, इसे बहाने मैं अपने बॉस को भी घर पे बुला लूंगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और दिखाई है, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं तो वो अपने अधिकारियों को खुश करने का प्रयास करते हैं कि इसी बहाने वो अपने बॉस को घर पे बुला लेते हैं पार्टी में, तो उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है इस बात पे। और तब से उन्होंने ही ये योजना बना ली कि आज हम सिल्वर वेडिंग का आयोजन करेंगे। इस पर यशोधर बाबू थोड़े से झिझकते हुए अंदर चल देते हैं। अब वो जब जाते हैं तो उनके दोस्तों से भी मिलते हैं। दोस्त थे वो सब उनके पास, जो भूषण के दोस्त हैं उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि उनके बच्चों को हमेशा ये शिकायत रहती है अपने पिता से कि जो बब्बा है ना ये तो एलडीसी टाइप लोगों के साथ ही मिलते जुलते हैं। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, यानी कि जो मध्य वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के, उनके साथ ही ज्यादा रहते हैं, बड़े लोगों के साथ खुलकर बात नहीं कर सकते, ये उनको शिकायत रहती थी। लेकिन अब जब भूषण के दोस्त आए हुए हैं तो वहाँ यशोधर बाबू जाते हैं तो बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं, अपना परिचय देते हैं। वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर्स हाथ मिलाते हैं। तो ये कहकर वो जता देते हैं कि उनको ज्यादा मतलब पिछड़ा हुआ ना माने। यहाँ भी उनके दिमाग में कृष्णदा की कही हुई एक बात रहती है। कृष्णदा क्या कहते थे कि टाई कोट पैंट पहनना आना चाहिए लेकिन हमें अपनी धोती कुर्ता को भूलना नहीं चाहिए। अर्थात किसकी बात हो रही है कि ठीक है पाश्चात्य संस्कृति है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए लेकिन अपनी संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद सब करते हैं, केक काटने की तैयारी करते हैं। केक आया हुआ था। अब जब केक काटने की बारी आती है तो यशोधर बाबू उसमें भी आनाकानी करते हैं। उनकी माँ भी थोड़ा सा हिचकती है लेकिन जैसे बेटी आगे की तरफ धक्का देती है वो फटाफट जाके मेज के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि माँ तो ढल चुकी है ना बच्चों के अनुसार। लेकिन यशोधर बाबू नहीं ढल पा रहे आधुनिकता में। माँ पहुंच जाती है तो यशोधर बाबू के साथ कह सुन के उनसे कहते हैं चलो केक काट लो। तो अनमने मन से केक काट लेते हैं और उनकी फोटो भी ले लेता है गिरीश। बात आती है फिर खाने की कि केक खिलाओ। अब वो केक खाने से साफ मना कर देते हैं कि मैं तो केक नहीं खाऊंगा, वजह कि इसमें अंडा होता है। अब यहाँ बात आती है यशोधर बाबू की कि वो अंडा खाने से मना कर रहे हैं और कुछ समय पहले वो बहुत अच्छे से मांसाहारी थे, खूब मुर्गे वर्गे खाते थे। यहाँ पत्नी कहती है देखो किस बात का बहाना बना रहे, मतलब वो बात को टालना चाह रहे, केक नहीं खाना चाह रहे। कुछ समय पहले वो खुद मांसाहारी थे, मुर्गे खाते थे, खूब मुर्गियों की गर्दन उड़ाई थी उन्होंने, सारे काम किए हुए थे उन्होंने। लेकिन यहाँ अंडे की वजह से वो केक खाने से मना करते हैं। तो वो फिर कहते चलो केक नहीं खाते तो लड्डू खा लो।
वो जबरदस्ती उसके मुंह में लड्डू डालने का प्रयास करते हैं। तो इस पर कहते नहीं नहीं मैंने अभी संध्या नहीं की है, मैं भी नहीं खाऊंगा। उस पर भी आनाकानी कर रहे। तो अब उसका बड़ा बेटा वो थोड़ा सा झुंझला सा जाता है, तो कहता है ठीक है बाबा पहले आप संध्या कर लीजिए फिर करते हैं। अब वो चले जाते हैं संध्या के लिए, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं। तो आज संध्या कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही है। वजह कि वो जाना ही नहीं चाहते वहां, वो चाहते कि सारे मेहमान चले जाए तब मैं जाऊं। संध्या कर रहे हैं पर उनका ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान कहाँ जा रहा है? कृष्णदा पर। कृष्णदा क्योंकि वही छवि जब वो उनको सुबह घूमने के लिए उठाने आते थे। कृष्णदा बाबू ने ही उनकी आदत डाली थी सुबह जल्दी उठने की। जल्दी उठकर वो घूमने के लिए जाते थे तो यशोधर बाबू को भी साथ लेकर जाते थे। कृष्णदा का हमेशा यही मानना था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वही बात इन्होंने यशोधर बाबू के साथ। तो जब कृष्णदा को वो याद करते हैं तो उनके मन में वही छवि आती है। उन्होंने गोल विलायती टोपी पहनी हुई है, ऊनी गाउन पहना हुआ है, पैरों में देसी खड़ाऊ और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए छड़ी। तो वो मन मन में विचार करते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे हो गई, जो हुआ होगा सो हुआ होगा से कैसे हो गई। बार बार वही प्रश्न कर रहे हैं और वो उठ नहीं रहे हैं, संध्या पे लगे हुए हैं। पत्नी बार बार आकर झांक जाती है, देखती है कि वो तो उठ ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर बाद आती है, फिर वो हल्के से आके झिड़कती है, कब तक रहोगे। फिर वो धीरे धीरे देखते हैं, बेटी से पूछते हैं चले गए, कौन मेहमान चले गए? तो वो कहते हैं हाँ चले गए। कौन कौन रह गया? फिर उनको पता लगता है कि जो अपने परिवार के लोग हैं वही रह गए, बाकी सब चले गए। अब ऐसे में वो उठकर वहाँ से चल देते हैं। उसी गमछे में वो हॉल तक आ जाते हैं। अब जैसे वो जाते तो बेटी उनको डांट देती है कि बब्बा ये कौन सा तरीका है, आप गमछे में ही हॉल में आ गए। तो उन्होंने कहा अब क्या है, अब तो अपने अपने ही लोग हैं, अब तो आया ही जा सकता है। इस पर बेटी कहते हैं कि आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने लोग हैं तो आप गमछे में ही आ जाओगे। तो बच्चों को आधुनिकता का जो प्रभाव है वो अधिक है बच्चों पर, और वो यशोधर बाबू से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी आधुनिकता को अपनाएं, लेकिन वो अपना नहीं पाते हैं। तभी क्या देखते हैं, यशोधर बाबू के एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट रखा डिब्बा था, पैकिंग की हुई थी उसमें। तो यशोधर बाबू कहते हैं ये कौन भूल गया अपना। तो इस पर भूषण कहता है कि ये बाबा मैं लाया हूँ, आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो वो थोड़ा सा शर्मा जाते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन नहीं, कहते हैं देखिए खोलिए तो सही, देखे आपके लिए क्या लाते हैं। सब कहते हैं तो वो उसको खोलते हैं, तो उसमें एक ऊनी गाउन होता है। यशोधर बाबू भी सुबह घूमने जाते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं, तो वो गाउन पहनकर ही जाते हैं। अब बच्चे क्या कहते हैं कि जब आप सुबह दूध लेने जाते हो ना, वो जो गाउन पहन के जाते हो वो थोड़ा सा फटा हुआ है, वो अच्छा नहीं लगता, अब आप ये गाउन पहनकर जाया कीजिए। तो यशोधर बाबूजी महसूस करते हैं कि देखो बच्चों को गाउन की तो परवाह है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं है कि वो दूध लेने जा रहे हैं तो वो ना जाए, हम चले जाए। बच्चे जिद करते हैं क्या इसको पहनकर दिखाइए एक बार। जब वो जाते हैं आईने के सामने उसे पहनते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता है कि बच्चों को इस बात की तो परवाह है कि ऊनी गाउन फटा हुआ है वो बुरा लगता है, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं है कि इस उम्र में भी बब्बा जो घर के काम करते हैं, सब्जी लाते हैं, कोयला लाते हैं, तेल लाते हैं या और सामान लाते हैं, दूध लाते हैं, वो हम ले आएंगे, आप ना लेके आया करो। और यहीं पर पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। तो बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगी, ये जो किरदार है हमारे यशोधर बाबू, ये तो आज भी हमें कहीं ना कहीं ढूंढने पर मिल जाएंगे। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति जो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे और आधुनिकता को अपना नहीं रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं। यशोधर बाबू के साथ क्या दुविधा यही है कि वो अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और आधुनिकता को अपना नहीं रहे हैं। हालांकि उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो सालगिरह मनाई जा रही है उसमें उनके बेटे जो आयोजन कर रहे हैं वो तो उनके विवाह में भी नहीं हुआ था इतना अच्छा। उनकी जो सिल्वर वेडिंग मनाई जाती है उसमें 4 तरह की मिठाई है, 4 तरह की नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब उन्होंने पार्टी में आयोजन किया हुआ है। तो ये देख के यशोधर बाबू को ध्यान आता है कि विवाह में भी इतना नहीं हुआ था जितना आज उनके बच्चे सिल्वर वेडिंग मना रहे हैं। लेकिन बच्चों से उनको शिकायत भी है, वो बच्चों से वही अपेक्षा करते हैं जो उन्होंने किया था, तो थोड़ा सा बदलाव भी करना चाहिए। तो ये हमारा पाठ है सिल्वर वेडिंग, बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। तो इसको ज्यादा
आपने रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक कहानी समझ लो। कहानी समझ में आ गई तो प्रश्नोत्तर आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों ये तो था हमारा जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसका सार। आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही अच्छा और रोचक पार्ट है। इसके आकार पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस कहानी को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पाठ समझ में आ ही जाएगा। प्रश्नोत्तर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।